धुंध से ढके पहाड़ों और नीले झेलों से घिरी ये सल्तनत इतनी हसीन थी कि दूर दराज मुल्कों के सयाह इसे धुंध की जन्नत कहा करते थे। इस सल्तनत के बीचों बीच एक शानदार महल खड़ा था। महल के सहन में संगे मरमर के फवारे रात दिन बहते रहते थे और उनका पानी चांदनी में ऐसे चमकता जैसे चांद के टुकड़े जमीन पर बिखर गए हों। महल के गिर्द खुशबूदार फूलों के बागात थे जिनमें तितलियां उड़ती रहती और दूर कहीं किले की दीवारों के पार जंगलों में हिरनों के झुंड दौड़ते दिखाई देते। उस महल में एक उम्र रसीदा बादशाह रहता था जिसका चेहरा वक्त के नुकूश से भरा हुआ था, मगर आंखों में अब भी एक बादशाह की चमक बाकी थी। वो अपनी रियाया से मोहब्बत करता, इंसाफ से फैसले सुनाता और अपने बेटों और बेटियों से बेपनाह शफकत रखता था। कहा जाता था कि उसके महल में हर सुबह नायाब परिंदों की आवाजें गूंजती थीं और हर रात आसमान पर इतने सितारे टिमटिमाते थे जैसे सल्तनत खुद किसी ख्वाब का हिस्सा हो। बादशाह की 3 बेटियां थीं, हर एक अपनी सूरत व खदूखाल में दूसरी से मुख्तलिफ, मगर सब अपनी जगह बेमिसाल हसैन, नाजुक और बारीक तबा। बड़ी बेटी की आंखों में समुंदर जैसी गहराई थी, दूसरी के बाल सुनहरी धूप जैसे चमकते और सबसे छोटी शहजादी के लबों पर हमेशा एक उदास मुस्कुराहट रहती। उनकी माँ कई बरस पहले एक पुरअसरार बीमारी में वफात पा चुकी थी। उसके जाने के बाद महल की चहल पहल जैसे मांद पड़ गई थी। फवारों की आवाज भी अब खाली खाली लगती और बाग के फूल जैसे अपने रंग खो बैठे हों। बादशाह अपनी बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करता था, मगर सल्तनत के उमूरे मुमलिकत ने उसे अक्सर उनसे दूर रखा। यूं शहजादियां अक्सर उदास रहा करतीं। कभी वो महल की ऊंची खिड़कियों से आसमान को तककर सोचतीं कि शायद उनकी माँ किसी बादल के पीछे छुपी बैठी हो, और कभी बाग के कोने में जाकर खामोशी से अपने आंसू छुपाती। वो एक दूसरे को तसल्ली देती, मगर दिल के अंदर एक खालीपन था, ऐसा जो वक्त से नहीं भरता था। बादशाह का दिल पुराने जमाने के उसूलों से बंधा हुआ था। उसकी तबीयत में सख्ती और ज़ब्त था और वो चाहता था कि उसकी बेटियां महल की हदूद से बाहर न जाएं। महल के अंदर सब कुछ है, आराम, इज्जत, हिफाजत। मेरी बेटियों, बाहर की दुनिया में न जाने क्या छुपा है। लेकिन शहजादियां जवान थीं, उनके दिलों में तजस्सुस और ख्वाबों की लहरें उठती रहतीं। वो बादलों में उड़ते परिंदों को देखकर सोचती, काश हम भी आजाद होते, थोड़ी देर के लिए ही सही। उन्हीं महल की दीवारें कैद खाना लदने लगती थीं। अक्सर वो बाप के सामने जिद करती कि उन्हें अपनी अपनी सफरगाह या सीरगाह पर जाने दिया जाए। बाबा हुजूर, मैं सिर्फ झील के किनारे तक जाना चाहती हूँ, जहाँ माँ हमें ले जाया करती थीं। मैं जंगल में दरख्तों के दरमियान से गुजरना चाहती हूँ, उन रास्तों से जिनके बारे में दादी कहानियाँ सुनाया करती थी। शुरू में बादशाह ने कई बार इजाजत दी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसे ये बार बार की जिद नागवार होने लगी। आखिर एक दिन जब शहजादियां बार बार जाने पर इसरार कर रही थीं, बादशाह ने सोचा कि उन्हें किसी ऐसी शर्त में बांध दिया जाए इसे पूरा करना मुश्किल हो। उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, तुम्हें अपनी सफरगाहों पर जाने की इजाजत है, मगर अगर दोबारा जाना हो तो शर्तें पूरी करना होंगी। पहली शहजादी मेरे पास कागज में लिपटी आग ले आए, दूसरी कागज में लिपटी हवा और तीसरी हवा में लिपटी मौसीकी। अगर तुम ये चीजें ना ला सकें तो फिर कभी जाने का नाम ना लेना। शहजादियां एक दूसरे को देखने लगीं। उन्होंने ऐसी शर्तें पहले कभी नहीं सुनी थीं। उनके दिल में तजस्सुस और खौफ दोनों मौजूदन थे, मगर जाने की खुशी में उन्होंने हामी भर ली। अगली सुबह सूरज तुलू होने से पहले ही तीनों अपनी अपनी सवारियों पर सवार हुईं। घोड़े की टापों की आवाज किले के दरवाजे से बाहर गूंजी। वो अलग अलग अपने अपने सफर पर निकल गईं। रस्ते में जब वो सरसब्ज मैदानों और धुंध में लिपटी वादियों से गुजरी तो पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि ये सफर कितना अजीब होने वाला है। बड़ी शहजादी ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, कागज में लिपटी आग। दूसरी ने गहरी सांस ली, कागज में लिपटी हवा। मैं हवा को कैसे कागज में लपेटूंगी भला।
तीसरी ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। हवा में मौसीकी को कैसे पैद किया जा सकता है? उनके चेहरे मुरझा गए। वो तीनों इत्तेफाकन एक बाग में अलग अलग जा बैठीं और सोच में डूब गईं। बड़ी शहजादी ने गहरी सांस ली और कहा, शायद मैंने एक नामुमकिन वादा कर लिया है। दूसरी ने जमीन पर पड़े कागज के टुकड़े को उठाते हुए कहा, कागज में लिपटी आग, ये तो अकल के खिलाफ बात है। तीसरी ने हल्की आवाज में कहा, फिर भी अब हम लौट नहीं सकती। बाबा हुजूर ने कह दिया है, या शर्त पूरी करो या हमेशा के लिए महल में कैद रहो। दिन ढलने लगा तो अचानक छोटी शहजादी को दूर से एक भैंसे की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक नौजवान लड़की बड़े भैंसे पर सवार आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही है। इसके चेहरे पर वकार और सुकून था, आंखों में अजीब रोशनी। जब वो शहजादी के सामने पहुंची तो भैंसा रुक गया। लड़की ने मुस्कुराते हुए छोटी शहजादी की तरफ देखा और बोली, लगता है तुम रास्ता भूल गई हो, या शायद किस्मत तुम्हें यहाँ लाई है। बताओ, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? मेरे वालिदे मोहतरम ने मुझ पर अजीब शर्त रखी है। अगर दोबारा अपनी सफरगाह जाना हो तो मुझे हवा में लपेट कर मूसीकी ले जानी होगी, लेकिन मुझे अभी तक वो नहीं मिली। लड़की ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, ये नामुमकिन नहीं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। फिर वो बाग में दरख्त के नीचे बैठी बड़ी शहजादी के पास गई। बड़ी शहजादी बोली, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी आज़ादी सिर्फ तब मुमकिन है जब मैं कागज में कैद आग लेकर जाऊं, लेकिन ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। लड़की मुस्कुराई और बोली, चलो इसको मुमकिन बनाते हैं। उन्होंने मंजली शहजादी को भी बाग से साथ लिया और भैंसा लड़की के पीछे चल दी। वो इन्हें अपने छोटे मगर साफ सुथरे घर में ले गई। घर भैंसे के इस्तबल के पास बना था। अंदर रोशनी मध्यम मगर खुशगवार थी। लड़की ने मुस्कुराते हुए पहली शहजादी के सामने एक कागजी लालटेन रखी और कहा, ये रही तुम्हारी कागज में लिपटी आग। वो बज़ाहिर आम थी, मगर जैसे ही उसमें चिराग जलाया गया, पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से नहा गया। लालटेन के कागज से रोशनी इस तरह छिनकर बाहर आई जैसे खुद आग नरम बन गई हो। लड़की ने कहा, ये है कागज में लिपटी आग। जब आग को काबू में लाया जाए तो वो रोशनी बन जाती है, तबाही नहीं। फिर उसने दूसरी शहजादी को बारीक और नफीस कागज से बना एक छोटा सा पंखा दिया। वो पंखा झिलने लगी तो कमरे में एक ठंडी खुशगवार लहर दौड़ गई। वो नरमी से बोली, ये है कागज में लिपटी हवा। नजर नहीं आती मगर छू लेने से महसूस होती है। फिर वो तीसरी शहजादी के पास गई। उसने छोटी छोटी घंटियां निकालीं जो बारीक कागजी धागों पर लटक रही थीं। जैसे ही खिड़की से हवा अंदर आई, वो हल्की सी बजने लगीं। लड़की ने कहा, और ये है हवा में लिपटी मौसीकी, वो जो किसी कैद में नहीं रहती मगर दिल के हर गोशे को छू लेती है। शहजादियां एक लम्हे को जैसे किसी ख्वाब में चली गईं। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लौट आई। वो एक दूसरे को देखकर खुशी से बोले, हमें तो लगा ये सब नामुमकिन है, मगर तुमने मुमकिन कर दिखाया। उन्होंने लड़की का शुक्रिया अदा किया, दिल से, सच्ची शुक्रगुजारी के साथ। लड़की ने बस इतना कहा, याद रखो, हर मुश्किल की शक्ल बदलकर उसका हल हमारे आसपास ही मौजूद होता है। बस नजर चाहिए जो उसे पहचान ले। शहजादियां अपने कीमती तहाइफ संभाल कर शाम की ठंडी रोशनी में वापस महल की तरफ रवाना हो गईं। उनके दिल हल्के थे, जैसे उन्होंने ना सिर्फ शर्तें पूरी की हों, बल्कि दुनिया को समझने का एक नया तरीका भी सीख लिया हो। जब बादशाह ने देखा कि शहजादियां उसकी दी हुई शर्तें पूरी करके वापस आ गई हैं, तो उसकी आंखों में हैरत की चमक दौड़ गई। उनके सामने आया और तीनों के हाथों में रखे तोहफे गौर से देखने लगा। बादशाह ने गहरी आवाज में कहा, ये मुमकिन कैसे हुआ? शहजादियां मुस्कुराई। बड़ी ने आहिस्ता से जवाब दिया, ये सब एक भैंसे पर सवार गरीब किसान की बेटी ने हमें दिया। वो बहुत नेक दिल और अक्लमंद है। उसने हमें सिखाया कि नामुमकिन सिर्फ उसी के लिए होता है जो सोचना छोड़ दे। ये सुनकर बादशाह कुछ देर खामोश रहा। उसकी निगाहें दूर खला में जा ठहरे।
वो सोच में डूब गया। एक किसान की बेटी जिसके पास न दौलत थी न रुतबा, मगर उसने वो कर दिखाया जो महल के उलमा और मुशीर भी न समझ सके। कुछ दिन गुजरे तो लड़की को महल में बुलाया गया। जब वो सबके सामने आई तो शहजादियां फौरन उठ खड़ी हुईं। उनके चेहरों पर खुशी की चमक थी। उन्हें अपनी मददगार देखकर दिल से मुसर्रत हुई। मगर सबसे ज्यादा चौंकने वाला लम्हा बादशाह के सबसे छोटे बेटे के लिए था, क्योंकि वही वो लड़की थी जिसे वो कई महीने पहले वादी के एक मेले में देख चुका था और जिसकी सादगी, आंखों की चमक और वकार ने उसी वक्त उसके दिल पर कब्जा कर लिया था। दरबार में सब आंखें बादशाह पर थीं, मगर उसकी नजरें सिर्फ उस लड़की पर टिकी रही। वही लड़की जो अब सल्तनत के तख्त के सामने खड़ी थी, मगर लगता था जैसे पूरी रोशनी उसके वजूद से निकल रही हो। बादशाह ने लड़की की आंखों में ज़हानत और किरदार की रोशनी देखी। वो जान गया कि ये लड़की न सिर्फ दाना है बल्कि मेहनती भी है। चुनांचे उसने सबके सामने मुस्कुराते हुए ऐलान किया, ये लड़की न सिर्फ मेरी बेटियों की मददगार है बल्कि हमारी सल्तनत की फहमो दानाई की अलामत भी है। मैं उसे अपने सबसे छोटे बेटे की दुल्हन बनाना चाहता हूँ। यूं शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। महल के दरो दीवार सजा दिए गए। फजा में तिंदीलों की रोशनी तैरने लगी और ढोल की थाप पूरे शहर में गूंजने लगी। शादी का दिन आया तो पूरा महल जगमगा उठा। छतों से रोशनी बरस रही थी, बागों में खुशबू बिखरी थी और शहजादियां खुशी से नाचती गाती जैसे उनके दिलों का बोझ हल्का हो गया हो। रिराया भी खुश थीं, क्योंकि सब जानते थे कि अब सल्तनत को एक अक्लमंद और नेक दिल मलका मिलने वाली है। शादी के बाद लड़की ने न हुरूर किया न आराम। वो रोज महल के कामों में हिस्सा लेने लगी। उसका कहना था कि सल्तनत तभी खुशहाल हो सकती है जब हाकिम खुद भी मेहनत और लगन से काम करें। फिर उसने एक हुक्म जारी करवाया, जो शहजादे या नवाबजादे खेतों या जंगल की तरफ जाएं, वो कभी खाली हाथ न जाएं। जाते वक्त खाद लेकर जाएं ताकि जमीन जरखेज हो, और वापसी पर ईंधन के लिए लकड़ियां लाएं ताकि महल की रोशनी कभी बुझ न सके। लोग उसके फैसले से नाराज हुए, मगर जल्द ही सबने देखा कि उसकी बातों में दानाई थी। सल्तनत के खेत लहलहाने लगे। यूं आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत में खुशहाली बढ़ने लगी। खेतियां हरी भरी हो गईं, ईंधन के ढेर लगने लगे। फिर जब लकड़ियां खत्म हो गईं तो उसने कहा कि पत्थर लाए जाएं। सहन में पत्थरों का ढेर लग गया। एक दिन एक कीमती पत्थरों का माहिर वहां से गुजरा। उसने सहन में वो ढेर देखा तो रुक गया। झुककर एक पत्थर उठाया, उस पर हाथ फेरा और आंखों में चमक आ गई। फिर उसने बड़ी नरमी से लड़की से कहा, बेटी, ये पत्थर मुझे बेच दो, मैं तुम्हें कुछ सिक्के दे दूंगा। लड़की ने उसकी आंखों की चमक देखी और फौरन समझ गई कि दाल में कुछ काला है। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ सिक्के? नहीं साहब, ये आम पत्थर नहीं। अगर आप वाकई चाहते हैं तो दाम बढ़ाने होंगे। माहिर ने चूक कर उसकी तरफ देखा। तुम्हें पता है ये क्या है? अभी नहीं, लड़की ने कहा, मगर आपसे जान लूंगी। वो हंसा, मगर लड़की की आंखों की होशियारी देखकर बोला, चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कीमती पत्थर पहचाने कैसे जाते हैं। अगली बार जब माहिर लौटा तो उसने देखा कि वो लड़की पहले ही सारे कीमती जवाहिर अलग कर चुकी थी। ये सब मैं रख लूंगी, उसने मुस्कुराकर कहा। बाकी पत्थर अगर चाहो तो ले जाओ। माहिर उसकी ज़हानत देखकर हैरान रह गया। मजबूरन उसने सब पत्थरों के अच्छे दाम दिए और रुखसत हुआ। उसके बाद वो लड़की रोज सुबह पत्थरों में छुपे जवाहिर ढूंढती, कुछ नीले, कुछ सब्ज, कुछ ऐसे जो धूप में आग की तरह जलते दिखाई देते। उसने उन्हें एक छोटे से लकड़ी के संदूक में जमा करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता वो संदूक उसकी सल्तनत का सबसे कीमती खजाना बन गया। यूं वक्त गुजरता गया, शहजादियां खुश रहीं, सल्तनत खुशहाल हुई और सबसे छोटा शहजादा अपनी दाना और अक्लमंद दुल्हन के साथ मोहब्बत और इज्जत की जिंदगी बसर करने लगा।